तमाम देखने वाली आंखों, सुनने वाले कानों और चाहने वाले दिलों का आपके मेज़बान शांजिल कियानी का दिल की गहराइयों से सलाम। वेलकम करते हैं तमाम तर व्यूअर्स को एसके पॉडकास्ट चैनल पर। आज हमारे साथ हमारे मेहमान सयाम सलीम कियानी। हम बहुत-बहुत शुक्रिया आप तमाम व्यूअर्स का जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर किया करें और मस्ट चैनल को सब्सक्राइब किया करें। क्योंकि हम कश्मीर में रहते हैं, कश्मीर के वासी हैं, कश्मीर का खाते हैं, कश्मीर का पीते हैं, कश्मीर में जन्मे हैं। तो कश्मीर पे ही आज हम बात करने जा रहे हैं। कश्मीर के बारे में बात करेंगे, कश्मीर के अंदर जो स्ट्रगल्स हो रही हैं, जो करंट सिचुएशन है कश्मीर की, जो कश्मीर का अंदर चल रहा है सब कुछ, उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। आइए चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं पॉडकास्ट को और वेलकम करते हैं अपने मेहमान को भी। अस्सलाम वालेकुम सलाम साहब, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपने तो पता चल ही गया होगा कि आज का जो उन्वान होने वाला है हमारा वो क्या है। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि हमारा जो आज का टॉपिक होने जा रहा है ये किस तरह का टॉपिक है? क्योंकि हम कश्मीर के वासी हैं, कश्मीर के रहने वाले हैं। तो आज हम कश्मीर पे बात करने जा रहे हैं। हमारे व्यूअर्स को भी बताते चलें कि मोस्टली जो हमारे कश्मीर के अंदर एक कल्चर चल रहा है, जो हमारे तालीमी कल्चर को देख रहे हैं या तो जो भी हमारा जो यूथ कल्चर है उसको देख लें तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो कश्मीर के बारे में इतना ख़ास नहीं जानते। ना ही कश्मीर की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, ना ही कश्मीर के अंदर जो कश्मीर के अंदर ना ही पढ़ाया जाता है कश्मीरियत को, ना ही इतना ज़्यादा कोई इसकी हिस्ट्री पर ज़ोर देता है कि हमें जानना चाहिए क्योंकि हम इसके अंदर रहते हैं, इसी में पैदा हुए हैं। धरती तो माँ होती है ना, हुँ। तो इसके बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ हमें पता होना चाहिए। तो इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है कि आज का जो हमारा टॉपिक होने जा रहा है ये कितना पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, कितना ये पॉजिटिव एनकरेज करेगा हमारी यूथ को? बहुत शुक्रिया शांजिल कियानी साहब। देखें कि सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ कि किसी भी सिविलाइज़ेशन या किसी भी कौम की पहचान उसकी तहज़ीब से होती है, उसकी सिविलाइज़ेशन से होती है। यानी सिविलाइज़ेशन इज़ द आइडेंटिटी ऑफ नेशंस। और इसी तरह से कश्मीर एक बहुत बड़ी सिविलाइज़ेशन रखता है, एक बड़ी तारीख़ रखता है। और उस तारीख़ का इदराक होना हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी पहचान है। आप मैं अक्सर अपने बच्चों से कहा करता हूँ कि आप चाहे इंग्लिश बोलें, आप उर्दू बोलें, आप पंजाबी बोलें, व्हाटएवर, लेकिन आपकी तहज़ीब आपकी पहाड़ी लैंग्वेज है, सो उसको कभी मिटने ना दें। तो इसी तरह से ना सिर्फ पहाड़ी की मैं को ज़मनन मैंने बात कर ली, ओवर अगर और मैं बात करूँ तो ये जो पूरा हमारी कश्मीरी तहज़ीब है, कल्चर है, ये हमारी तारीख़ में छुपा हुआ है। सो उस तारीख़ को जानना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कश्मीर के मौजूदा जो हालत है उसके बारे में जानना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये जो हमारी आज़ादी की तहरीक है उसके लिए भी बहुत मुफीद है। लेकिन एक बहुत अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है वो कतई इससे बेखबर है कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है। एक तो उसमें कसूर हमारा मीडिया का भी है कि हमारा मीडिया इस बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं देता। आप देखेंगे इवन जो हमारे पास बड़े न्यूज़ चैनल्स आते हैं उसमें भी कश्मीर के बारे में आपको जो खबरें होती हैं वो बहुत कम नज़र आती हैं। तो ओके सर। इसलिए मेरे ख्याल से उस खला को पुर करने की ज़रूरत है, जिस पर इंशाल्लाह हम आगे भी इस मौजू पर ज़मनन डिस्कशन करते रहेंगे, जो कि इंशाल्लाह। बहुत ज़रूरी है। अच्छा सयान साहब, इसी के साथ व्यूअर्स आपको तो पता चल गया होगा पूरा सिनेरियो इस पॉडकास्ट का कि आज हमारी जो बातें होने वाली हैं वो किस टॉपिक पे होंगी और किसके इर्द-गिर्द होंगी। तो व्यूअर्स आप भी अपने जो ख़्यालात हैं उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके क्या ख़्याल है कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है? क्या राय-ए-अमल कश्मीर का नेक्स्ट होना चाहिए? जो सिचुएशन चल रही है आपके यहाँ, जहाँ पर भी आप देख रहे हैं, जहाँ से भी आप देख रहे हैं, कश्मीर के किसी भी कोने से बैठे हुए या तो बैरून मुल्क से देख रहे हैं, तो आप ज़रूर अपने ख़्यालात का इज़हार करें। बताएँ कि कश्मीर के बारे में आप कैसी सोच रखते हैं और आप कश्मीर को किस नज़रिए से देखते हैं, ठीक है? अब सयाम साहब इसी के साथ देखें कि जो हमारा कश्मीर के अंदर जो कश्मीर की जद्दोजहद चल रही है, जो स्ट्रगल्स चल रही हैं, इसके चाहे आज़ादी के बारे में हो, चाहे जो ज़ुल्म के ख़िलाफ़ जो स्ट्रगल हो, तो ये क्या पेशरफ्त हुई हैं? क्या होगा नेक्स्ट इसके बारे में आप थोड़ा-सा डिस्कस। इससे पहले मैं अगर थोड़ा-सा आपको
कश्मीर की मुख्तसर से तारीख जो बिल्कुल रिसेंट मोस्ट तारीख है उसके बारे में बताऊं कि जब से कश्मीर जो दोनों साइडों पे कश्मीर है इसमें 55% पोर्शन वो है जो पाकिस्तान के पास नहीं है बल्कि इंडिया के पास है, और पाकिस्तान के पास सिर्फ 13% है, और जो 15% रिमेनिंग है वो चाइना के पास पोर्शन है। तो कश्मीर आप अगर ब्रॉडली देखें तो तीन बड़ी कंट्रीज के पास और तीन सुपर पावर्स के अमांग में ये डिवाइड हुआ हुआ है। अब इसमें से जो पाकिस्तान और जो भारत थे, इन दोनों ने कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, और वो स्पेशल स्टेटस ऐसा था कि जो हमारे हमारी स्टेट होगी वो विद इन दी स्टेट ऑटोनोमस होगी। ऑटोनोमस मीन कि वो आज़ाद होगी अपने इंटरनल मैटर्स में। हाँ, फॉरेन हो गया, डिफेंस हो गया, उसमें तो जो ये स्टेट्स होंगी वो पूरी मुदाखलत करने की मजाज होंगी, लेकिन इंटरनल अफेयर्स में जैसे हमारी सियासत है, जैसे हमारी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें किसी भी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है या भारत में देख लें तो भारत की गवर्नमेंट किसी तरह के मुदाखलत की मिजाज नहीं होगी। और ये चीज़ दोनों कंट्रीज़ के साथ है और पाकिस्तान में वो अभी तक है, ये आपको मैं बता दूं, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। और ये पाकिस्तान का करेज बताता है और पाकिस्तान की डिटर्मिनेशन बताता है कि पाकिस्तान इस प्रॉब्लम्स को बहुत सीरियसली लेता है और वो कश्मीरियों की राय को बहुत बड़ी कदर की निगाह से देखता है, क्योंकि अभी तक वो आपको देखें तो अप्रॉक्सीमेटली वो स्पेशल स्टेटस है, क्योंकि हमारे पास वो स्पेशल फ्लैग है कश्मीर का। आप देखें तो हमारी जो इंटरनल जो आप समझ लें कि मुदाखलत है वो न होने के मुकाबले है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप भारत को देखें तो भारत ने ये स्टेटस 2019 तक दिया हुआ था, और भारत के आर्टिकल अगर आप आइन में देखें तो दो आर्टिकल थे, 370 और 35A। 35A और 370 का अगर मैं आपको इस वक्त, क्योंकि हम ज़्यादा तफसील में नहीं जा सकते, लेकिन 370 ये था कि उसके तहत कश्मीरियों को एक स्पेशल स्टेटस होगा, यानी उनका स्पेशल फ्लैग होगा, उनको इंटरनल ऑटोनमी हासिल होगी, यानी अंदरूनी मामलात में वो जैसे चलाना चाहते हैं स्टेट को चला कर सकते हैं। यानी आप सोचें कि हम एक मिनी कंट्री थे, और उधर जो हमारा मकबूजा कश्मीर है उसमें भी ये स्टेटस 370 की बात कर रहा था कि वो था, लेकिन वो 2018 में 19 में सॉरी उसको मनसूख कर दिया गया। उसके अलावा जो दूसरा वहाँ पर एक आर्टिकल था 35A। अब 35A के मुताबिक ये था कि जो कश्मीरियों की ज़मीन है ना वो सिर्फ कश्मीरियों की होगी, उसमें भारत का कोई भी आदमी आकर ना उस ज़मीन को खरीद सकता है ना उसमें कब्जा कर सकता है, और वो सिर्फ वहाँ के जो इंडिजिनस मकामी लोग हैं वही इसकी लेन देन कर सकते हैं। वहाँ पे जो स्कॉलरशिप्स होंगी वो सिर्फ वही अवील कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस दोनों आर्टिकल्स को ख़त्म कर दिया। अब उन दोनों आर्टिकल्स को ख़त्म करने के बाद जो बहुत आयरॉनिकल सिचुएशंस हुई, और जो कि ज़ाहिर सी बात है एक अगर कोई चीज़ की जाती है स्टेट लेवल पर तो उसके फ्यूचर में उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस तो पड़ने होंगे ना, मतलब फ्यूचर को देखकर ही तो किसी चीज़ को रिवोक किया जाता है। तो अब इस जो आर्टिकल्स की मनसूखी के बैकड्रॉप आप जाएं तो मोदी का यही एजेंडा था कि वो कश्मीरियों के अंदर डेमोग्राफिक चेंज करना चाहते थे। अब डेमोग्राफिक चेंज का मतलब ये है कि जो कश्मीरी हैं वहाँ पर वो अक्सरियत में, और मुसलमान वहाँ पे अक्सरियत में हैं, और वो वहाँ पर जो उन्होंने 35A को रिवोक किया है, 35A को रिवोक करने के बाद आप देखें कि उसके तहत अब कश्मीरी जो हैं वो सिर्फ कश्मीरी ही कश्मीर के वारिस नहीं हैं, बल्कि भारत के बहुत सारे लोग वहाँ पर आकर रह सकते हैं और ज़मीनें खरीद सकते हैं। इसी वजह से वहाँ पर उन्होंने 2019 के बाद 7 लाख लोगों को, इट्स अ ह्यूज डेमोग्राफिक चेंज, कि 7 लाख लोगों को उन्होंने वहाँ पर वीज़ा दिया है कि वो कश्मीर में इंटर हो सकते हैं। अब आप ये देखें कि ये जो 35A था ना, इसको मनसूख करने का मकसद ही यही था कि वो वहाँ पर आबादी को चेंज कर सके, क्योंकि वहाँ पर मुसलमान ज़्यादा हैं। जो ही वो 35A को ख़त्म करने के बाद अब ये है कि वहाँ पर 7 लाख लोगों को वीज़ा दिया गया है वहाँ का, और वो वहाँ पर आकर अपनी रहाइश को रख सकते हैं और वहाँ पे ज़मीनों को खरीद सकते हैं परमानेंटली। तो अब उससे क्या होगा कि वो जो 7 लाख हिंदू वहाँ पर आके बसेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर हिंदू अक्सरियत में हो जाएंगे, और कभी फ्यूचर में अगर हमें हक खुद इरादियत मिला भी तो उसमें क्योंकि हिंदू ज़्यादा होंगे और वो तो जाहिर सी बात है भारत नवाज हैं, तो वो डेफिनेटली भारत को सपोर्ट करेंगे, और जिसकी वजह से कश्मीर जो कि भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए वो बन जाएगा। तो ये देखें कि उनकी एक बहुत दूरअंदेश सोच थी जिस पर वो अमल कर रहे हैं,
जो कि बहुत एक आयरॉनिकल फैक्ट है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको बिल्कुल बेइज्जती की नज़र से देख रही है, इस पे किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आप देखें कि पाकिस्तान चाहे कोशिशें कर रहा है कि इंटरनेशनल फोरम पर इस मसले को उजागर किया जाए, मगर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो बिल्कुल आप आजकल सोचेंगे कठपुतली के मनाजिर पेश कर रही है। और वैसे भी आपको पता ही है शानज़ साहब कि इस वक्त जो यूएनओ की हालत है, जो यूनाइटेड नेशंस की हालत है, या जो सलामती कौंसिल की हालत है, वो सारे मामलात आपके सामने हैं। तो वो तो बिल्कुल बेकार हो गई है और वो उनका कोई रोल नहीं है। तो ना ही, एक तो उनका रोल नहीं है, दूसरा ये है कि जो इंटरनेशनल फोरम्स हैं, जैसे आपके पास यूएन है, तो वो तो ताकत का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते ना। भारत ने तो उस वक्त यहाँ पर कश्मीर में 10 लाख लोगों को बैठाया हुआ है, 10 लाख फौज है वहाँ पे। तो अब 10 लाख फौज को, ताकत को आप ताकत के जोर से कुचल सकते हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त इसका वाहिद हल वही ताकत ही है कि आपको ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि भारत अगर 7 लाख 10 लाख वहाँ पे फौजी हैं, तो 10 लाख को मुझे नहीं लगता कि आप नेगोशिएशंस के जरिए वहाँ से निकाल सकते हैं। तो अब वैसे भी वहाँ की डेमोग्राफी भी वो चेंज करने जा रहे हैं। तो ये सारे जो मनाजिर हैं, ये बहुत बहुत ही तकलीफदा है। और दूसरी बात, एक तो ये हमारे पास डेमोग्राफिक चेंजेस की बात हो गई, उसके अलावा उन्होंने 370 के तहत वहाँ का स्पेशल स्टेटस खत्म कर लिया है। अब उन्होंने इनडायरेक्टली, इसका मतलब ये है कि 2019 के बाद भारत कश्मीर को अपना इंटरनल मैटर सवर करता है, जैसे पाकिस्तान बलूचिस्तान को एक अपना इंटरनल मैटर सवर करता है और किसी से इस बारे में बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो उसको पार्ट ऑफ कंट्री समझता है। तो 370 की रिवोकेशन के बाद अब भारत ये समझता है कि कश्मीर उसका हिस्सा है। तो जब कश्मीर हिस्सा है, तो कोई भी अगर बिरूनी कंट्री उसके साथ आकर बात करने के लिए उसको फोर्स करेगी, तो वो इस पर उसको रद्द अमल यही देगी कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, सो यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर और इंटरवीन इन आवर पर्सनल इश्यूज। सो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि आप अगर उसको, भारत को अब इंटरनेशनल फोरम पर कैसे लेके जाएंगे। जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, उस करारदादों पर अमल करना तो दूर की बात, भारत तो अब उन करारदादों को मानने से ही इनकार कर रहा है। तो ये 370 का नुकसान हुआ। तो एक तो ये दो आर्टिकल्स का जो खत्म हुए, तो उससे जो नुकसान हुआ कि कश्मीर इशू बहुत पीछे रह गया। और दूसरी बात कि वहाँ पे हक़ खुद इरादियत के जो भी लीडर्स थे, जैसे यासीन मलिक देख लें, तो उनको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई हुई है। तो इस दूसरी तरफ आज वहाँ पर खवातीन की, और बहुत बड़ा नाम है आसिया अंद्राबी। तो आसिया अंद्राबी के साथ देखेंगे, उनको भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई हुई है। उनके जो हस्बैंड थे, उन्होंने 33 ईयर और मोर देन 33 ईयर वहाँ पर कैद गुजारी है। तो आप खुद सोचें कि उन लोगों ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। वहाँ पे बुरहान वानी का एक बहुत बड़ा नाम है, जो जिसको शहीद किया गया। तो वहाँ पर जो जितने भी इंटरनल जो लोग हैं, जो इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ बन रहे हैं, उनको तो सख्ती के साथ कुचला जा रहा है। या उनको मार दिया जाता है, या उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जाती है। अब उम्र कैद उन लोगों को दे दी गई है, तो अब वो क्या काम कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि जो हमारे जेन्युइन लीडर्स हैं, एक तो हमारे जो आर्टिफिशियल लीडर्स हैं, जो कि मुसल्लत किए गए हैं हमारे पर, कभी हुकूमतों की सूरत में, कभी वो मैं आपको महबूबा मुफ्ती का एक बहुत बड़ा नाम आएगा कि महबूबा मुफ्ती वहाँ की चीफ मिनिस्टर भी रही है कश्मीर की, और वो खटपुतली लोग हैं। और आज वो भी बोल रहे हैं इस जुल्म के खिलाफ, हालांकि सारी जिंदगी उन्होंने भारत के तलवे चाटे हैं, जो कि बहुत कश्मीरियों के साथ गद्दारी के मुतरादिफ है। तो जो जेन्युइन लीडरशिप थी, जिसको पूरा कश्मीर तस्लीम करता है, अब यासीन मलिक के नज़रियात के साथ बाज़ मुझे भी इख्तलाफात हो सकते हैं, आसिया अंद्राबी के नज़रियात के साथ कश्मीर के किसी और बासी को भी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन उनकी कश्मीर मूवमेंट के लिए जो कोशिशें थी, उससे तो किसी को कोई इख्तलाफ नहीं है। तो अब उनको भी सख्ती के साथ कुचला जा रहा है, ताकि वो चाहते हैं कि कश्मीर को बाज़ोर कुव्वत दबा दिया जाए, और कश्मीर के अंदर जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन शार्जिल साहब, तारीख़ नौ इंसानी ने कभी कोई ऐसा सिनेरियो नहीं देखा कि तारीख़ ने या किसी भी कौम ने किसी दूसरी सिविलाइजेशन को बाज़ोर कुव्वत दबा दिया गया हो। ये एक ऐसा, आप समझ लें कि चक्की है कि इसको जितना आप दबाओगे, ये इतना ही उभरेगा। तो मेरे ख्याल से हाँ, लेकिन इस वक़्त मौजूदा हालात कश्मीरियों के फ़ेवर में नहीं जा रहे हैं, जिसके लिए कश्मीरियों को काविशें करनी चाहिए। अच्छा, सहन साहब, सारा का सारा सिनेरियो तो आपने पूरा बयान कर दिया कि कश्मीर के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, क्या आज दिन तक हुआ और क्या होने जा रहा है।
तो आपको क्या लग रहा है कि कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होने जा रहा है? कश्मीर में न्यू क्या चीज़ें होने जा रही हैं? क्या चीज़ें न्यू आएँगी? क्या चीज़ें कश्मीर का मुस्तकबिल किस तरफ जा रहा है ये? शानज़ी साहब, मुस्तकबिल जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, एक जो बहुत करीब का मुस्तकबिल है, उसके बारे में तो मैं बिल्कुल पुरुमीद नहीं हूँ। क्योंकि देखें ना कि कोई हमारे इंटरनल बहुत कोई स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो कश्मीर की आज़ादी के लिए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, ये पेशरफ्त हो रही है। लेकिन आपके सामने यही है कि इंटरनली कोई भी इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं चल रही, जो कि कश्मीर की आज़ादी के लिए नुमायाँ किरदार अदा कर सके। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा आपको किसी दायरे में नहीं रखूँगा। हाँ, होप है हमें कि इंशाअल्लाह कश्मीर एक दिन ज़रूर आज़ाद होगा, लेकिन जो नियर फ्यूचर है, इसमें बिल्कुल ऐसा कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि कश्मीरियों पे ये जो जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, इसमें कमी होगी। हाँ, मैं आगे ये देख रहा हूँ कि ये जो सिचुएशन है, ये ऐसे ही चलती रहेगी और ये स्टेलमेट जो है, ये ऐसा ही चलता रहेगा। और जो जैसे भी वहाँ पर भारत इंटरनली मूवमेंट को जितनी स्ट्रांगली वो अपोज़ कर रहा है और जितना स्ट्रांगली सुप्रेस कर रहा है, ये सिचुएशंस ऐसी ही चलती रहेगी। और इससे एक नुकसान ये भी हो सकता है कि जो वहाँ पे जेन्युइन लीडरशिप्स हैं, जब उनको जुल्म के ज़रिए दबाया जाएगा, तो जो आने वाली जनरेशन होगी, तो वो अपने काज से ही बिल्कुल मुबर्रा ना हो जाए, अपने काज को ही ना भूल जाए। जैसे आप यहाँ पर सिनेरियो देखें ना, आप इस जो हमारा बाघ का रीजन है या रावलाकोट का रीजन है, यहाँ पर जो नौजवान है, उसमें आपको कितना परसेंट नौजवान मिला है कि जिसकी ज़िंदगी का मकसद ये हो कि कश्मीर को आज़ाद करवाना है, या कश्मीर काज को प्रमोट करना है, या कश्मीरियों पे होते हुए जुल्म को के खिलाफ आवाज़ बनना है। तो यहाँ पर तो एक बच्चा पैदा होता है, उसको बताया जाता है कि तुमने बड़े होके पैसे कमाना है और शादी करनी है और फिर बिल्कुल। मज़ीद औलाद को पैदा करके इस जहाँ से चले जाना है। तो उनकी तो किसी भी टारगेट्स में, उनके किसी भी एम्स में कश्मीर का कोई ज़िक्र नहीं है। तो ऐसे तो मेरे ख़्याल से कतई आपको किसी फ्यूचर की कोई होप ना रखें। जब तक हम अपनी जनरेशन को तैयार नहीं करते उस रेज़िस्टेंस के लिए, जो कि फ्रीडम के लिए बहुत, बहुत ज़रूरी है, तब तक ये मुस्तकबिल ऐसा ही रहेगा। हमें ये कुव्वतें दबाती रहेंगी और जैसे मोदी और उसका इंतहा पसंद एजेंडा है, वो हम पर मुसल्लत किया करता रहेगा और हम इसी तरह एक गुलाम कौम की हैसियत से ज़िंदगी गुजारते रहेंगे और हमें कोई हक खुद इरादियत नहीं मिलेगा। तो ये तो बिल्कुल एक एटर्नल आप समझ लें कि ट्रुथ है। इसमें किसी भी चीज़ की दो राय नहीं है। अच्छा सयान साहब, तो इसके साथ साथ क्या आपको लगता है कि जो भारत के इंतहा पसंद जो अज़ाइम है, ये मोदी के बाद कम हो सकते हैं? इसमें कोई कमी आ सकती है? जो करंट सिचुएशन है कश्मीर के अंदर, जो जुल्म हो रहा है, जिस तरह आपने बताया कि आर्टिकल जो दोनों ख़त्म हो गए, इसी तरह सारा काम तो अभी मोदी की सरकार के होते हुए हुआ है। तो क्या इसके मोदी के जाने के बाद इन कामों में कमी आ सकती है? क्या कश्मीर की थोड़ा बहुत चेंजेज़ आ सकती हैं? कश्मीर के अंदर जो ज़ुल्म हो रहा है, जो हमें वो है ना कि हमारा मीडिया भी उस तरह से नहीं दिखा रहा कि क्या असल सिचुएशन है, करंट सिचुएशन तो दिखा नहीं रहे। ना पाकिस्तान का मीडिया, ना इंडिया का, ना ही कोई इंटरनेशनल मीडिया ऐसा है जो कि करंट सिचुएशन को दिखाए। तो क्या आपको लगता है जो हालात हैं, ये तब्दील हो सकते हैं मोदी के बाद? आ, शानजिद साहब, थोड़ा-सा आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि भारत के अंदर इस वक़्त पॉलिटिक्स में 2 बड़ी जमातें एक्टिव हैं। एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है। जो कांग्रेस है उसका रवैया इतना मुतशद्दिद नहीं है। वो मुसलमानों के साथ और मुसलमानों की नुमाइंदा जमात बनने बनने की पूरी कोशिश करती है। दूसरी तरफ बीजेपी है जिसका एजेंडा ही इंतहा पसंद है। यानी वो मुसलमानों को कबूल करने के बिल्कुल हक में नहीं है। यानी वो एक ऐसे एजेंडा पे है जिसको हम कहते हैं हिंदुत्व। यानी कि वो समझते हैं कि हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, जिसकी मौजूदा गवर्नमेंट है और मोदी उसी की एक आप समझ लें कंटिन्यूएशन है। अब दोनों जमातें, चाहे कांग्रेस का रवैया इस बारे में नरम होगा मुसलमानों के लिए, लेकिन शानजी साहब मसला ये है कि उसके बावजूद जो स्टेट लेवल पर एक्शन लिए जाते हैं ना, उसको रिवोक नहीं किया जा सकता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर बिलफर्ज हम बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि आगे अगर गवर्नमेंट कांग्रेस की आ भी जाए, तो क्या वो 370 और 35A को दोबारा से बहाल करेगी? नॉट एट ऑल। ये कतई मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, उन लोगों को इतना रेडिकलाइज़ किया गया है
कि भारत के लोग इस सेक्शन को बहुत बेहतर समझते हैं। ज़्यादातर कश्मीरियों की बात नहीं कर रहा, जो भारत के वहाँ पर तकरीबन 1.5 करोड़ की आबादी है, एक बहुत बड़ा कंट्री है वो। तो वहाँ के लोग तो इस सेक्शन को बेहतर समझते हैं। तो जो भी गवर्नमेंट होती है वो आवाम की नुमाइंदा होती है। वो ऐसा कोई काम नहीं करती कि जिससे उसको आवाम की मुखालफत का सामना करना पड़े। तो इसलिए आप ये अगर मुझसे इस बात की उम्मीद रखते हैं कि मैं ये कहूँगा कि 370 और 35A को वापस से बहाल किया जाएगा, तो कतई ये नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब नेगोशिएशंस का टाइम गुजर चुका है। अब हमें इंटरनली पीसफुली रेजिलियंस दिखानी पड़ेगी। इंटरनल रेजिलियंट जितनी स्ट्रांग होगी तब भी कश्मीर का हल निकल सकता है। तो एक तो स्टेट लेवल पर जो भी एक्शंस होंगे वो वापस नहीं लिए जाएंगे। हाँ, अगर कांग्रेस की हुकूमत हुई तो ये जो जुल्म तशद्दुद है ये कम होने के चांसेस हैं, क्योंकि कांग्रेस थोड़ी सी मॉडरेट जो समझ लें कि जमात है, एज कंपेयर टू आप अगर बीजेपी को देखें। लेकिन अगर फिर बीजेपी की हुकूमत आई तो वो चाहे मोदी हो सरकार में या मोदी ना सरकार में हो, तब भी क्योंकि जो बीजेपी का एजेंडा है ना वो हिंदुत्व पर है, तो वो तो ये जो मजालिम है इस मजालिम को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ इन सब का सलूशन यही है कि हम खुद मुत्तहिद हों और हम खुद इनके खिलाफ एक मजबूत आवाज़ बन के उभरे। हमारे जो बाहर लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी का एक एम समझें हमारे कश्मीरी भाइयों की मदद करना। वहाँ पर आप देखें कि लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बच्चों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बुरहान वानी ने कुर्बानियाँ दी हैं। वरना क्या मुसीबत पड़ी हुई थी हमारे लीडरान को कि वो जेल काट रहे हैं। जैसे अगर आप यासीन मलिक को ही देखें तो उसकी लाहौर में शादी हुई हुई है एक बहुत वेल ऑफ फैमिली के साथ, उसका के रिलेशन से। उसकी एक छोटी सी बेटी है जिसके साथ जिसको उसने कभी नहीं देखा। मतलब आप इमेजिन करें कि उसकी एक मासूम बच्ची है जिसको उसने कभी देखा ही नहीं है। तो वो अपनी वाइफ के साथ सिर्फ 20 दिन उसने गुजारे थे, तो उसके बाद वो जेल में ही है। तो उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई हुई है। तो जब तक इन जेन्युइन लीडरशिप के हक पर हमारी आवाज़ नहीं बनते हम इनके, तो तब तक ये काम ये ऐसा ही चलता रहेगा। तो वही बात है कि जब तक हमारा काफिला बहुत स्ट्रांग तरीके से नहीं निकलता, जब तक ये जुल्म कम नहीं होगा। कोई अगर बाहर से आप चाहें कि बाहर से कोई आकर हमारे ऊपर इस जुल्म को कम कर सकता है, तो ये हमारी खाम ख्याली है, ये कभी हकीकत नहीं बनेगा। अच्छा सैम साहब, इसी के साथ जिस तरह आपने बहुत अच्छी बात की कि जुल्म तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक जुल्म सहने वाले आवाज़ नहीं उठाएंगे। बेश ठीक है। तो इसी तरह आप देखें कि कश्मीर के साथ जो पाकिस्तान के साथ रह रहे हैं अभी, तो पाकिस्तान कश्मीर को अपना शहर एक मान रहा है। ठीक। अ, शहर रख कर रुतबा दे रहा है। तो उसके बाद आपने एक तरफ बात की कि कश्मीर के जो जुल्म व सितम है इनको कश्मीरी ही ख़त्म कर सकते हैं। पहली बात तो ये हक वाली बात है कि कश्मीरी अगर ख़ुद जब तक आवाज़ नहीं उठाएँगे मुत्तहिद होके, ये ज़ुल्म नहीं ख़त्म हो रहा। और दूसरी बात ये कि जो कश्मीर के बारे में जो काविशें पाकिस्तान कर रहा है, क्या यह भी अहम है या ये भी कोई वैल्यू रखती हैं जो कश्मीर के, अगर कश्मीरी ख़ुद कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, सिर्फ़ पाकिस्तान ही इंटरनेशनल लेवल पे जाके आवाज़ उठा रहा है, सारी बातें कर रहा है, तो क्या वो काविशें भी अहम हैं? शानजिद साहब, बहुत अहम है। सिर्फ अगर आप ये कहें कि एम है, नहीं, बल्कि ये बहुत एम है। क्योंकि जो इंटरनेशनल प्रेशर होता है ना, वो भी किसी स्टेट्स के लिए बहुत वैल्यू रखता है। आप देखें कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसको इंटरनेशनली सॉल्व किया गया इंटरनेशनल प्रेशर के ज़रिए। अब उसी तरह से कश्मीर का इशू भी है। हाँ, कश्मीर का इशू कदरे उससे मुख्तलिफ तो हो सकता है, लेकिन आप अगर कहें कि इससे भारत को टस से मस नहीं होती तो ये बात भी दुरुस्त नहीं है। और पाकिस्तान अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है डिप्लोमेटिक वे से, और वो कश्मीरियों की पूरी सपोर्ट कर रहा है। इसकी मिसाल ये है कि 2019 में जब दोनों आर्टिकल्स को रिवोक किया गया भारत की तरफ से, तो पाकिस्तान ने उसके साथ अभी तक तमाम तल्लुकात को मअतल किया हुआ है। और आप देखें कि पाकिस्तान की जो तिजारत थी उसके साथ, हालांकि पाकिस्तान को उसको बड़े बेनिफिट्स थे उस तिजारत के, क्योंकि वहाँ पर जो आपको टमाटर्स आते हैं या जितने भी और आप कहें क्रॉप्स वगैरह वहाँ से आती हैं, तो वो पाकिस्तान को बहुत सस्ते में मिलती है। ऑन दी अदर एंड आप देखें कि फिर उसके बावजूद पाकिस्तान ने कश्मीरियों के लिए अपने उस फायदे को खसारे में तब्दील कर दिया। तो एक स्टेट हमारे साथ बहुत मुखलिसाना तरीके से चल रही है। मैं
उसमें आपके और मेरे इख्तलाफात हो सकते हैं कि कोई कश्मीर में भी दो आराय पाई जाती हैं, कोई कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ना चाहता है और कोई उसको इंडिपेंडेंट रखना चाहता है। मेरी तो राय जाहिर सी बात है पाकिस्तान के हक में है, और उसके लिए वो लॉजिकल ग्राउंड्स भी यही है कि वो हमारा मुस्लिम ब्रादर कंट्री है। वो हमारी उसने हर हाल में और हर मुमकिन सपोर्ट की है। और जितना हो सके डिप्लोमेटिक वे में भी आप देखें कि जब भी पाकिस्तान यूएन में जाता है तो कश्मीर के लिए ज़रूर आवाज़ बुलंद करता है। इवन 2025 में अभी जो पिछले साल जंग हुई है, तो आप देखें वो उसकी भी जो बुनियादी वजह थी वो कश्मीर ही थी। क्योंकि कश्मीर में पहलगाम पर अटैक हुआ था, वहाँ पर 25 लोगों को मारा गया था, या मोर देन 25 लोगों को मारा गया था, और वो पहलगाम कश्मीर में है। तो उसकी आड़ में भारत ने ये कहा कि ये मुजाहिदीन ने अटैक किया है, और जिसकी आड़ में उसने पाकिस्तान पर हमला किया और रिटर्न में उसको मुंह की खानी पड़ी। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि पाकिस्तान ने कश्मीरियों के लिए बड़ी जंगें लड़ी हैं, और अपनी इकॉनमी को दांव पर लगाया है, अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को दांव पर लगाया है, अपनी मिलिट्री को दांव पर लगाया है, और डिप्लोमेटिक वे में आज तक हमारे साथ शाना बिशाना खड़ा हुआ है। तो इससे यही साबित होता है कि पाकिस्तान की कोशिशें बहुत मुखलिसाना है, और वो बहुत इफ़ेक्टिव है। जैसे आज भी आप देखेंगे कश्मीर के अंदर जो इंटरनल मूवमेंट है, उसमें भी तो पाकिस्तान कश्मीरियों की पूरी सपोर्ट कर रहा है। तो आज कश्मीर की मूवमेंट में जो भी रमक भर भी अगर कोई तवानाई मौजूद है, तो वो पाकिस्तान की वजह से ही मौजूद है। और हमें पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान आइंदा भी कश्मीरियों के साथ ऐसे ही कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। अच्छा। शानजी साहब, एक बात ये देखें कि मैं चाहे पाकिस्तान का हमायती हूँ, लेकिन मैं उन लोगों की राय का भी बहुत कदर की निगाह से उसको देखता हूँ कि जो कश्मीर को इंडिपेंडेंट रखना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनकी राय को कदर की निगाह से नहीं देखता। हाँ, मेरा अपना मौक़िफ़ है, मैं उसको बहुत मैं समझता हूँ कि बहुत उसको भी कदर की निगाह से देखना चाहिए, और उसका सॉल्यूशन हक़ खुद इरादियत है। कि जब भी हमें राइट ऑफ डिटर्मिनेशन मिलेगा, तो जिसकी भी अक्सरियत होगी, वो चाहे पाकिस्तान के हक़ में है, वो चाहे कश्मीर के इंडिपेंडेंट स्टेट के हक़ में है, हमें उसकी को कदर की निगाह से देखना चाहिए, और हमें उसकी ताज़ीम करनी चाहिए, और उस फ़ैसले को कबूल करना चाहिए मन-ओ-वन। तो मैं तो इस चीज़ के हक़ में हूँ। करते हैं आज के पॉडकास्ट का इख्तिताम। तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। सैम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें वक्त दिया। तो व्यूअर्स आप अपने ख्यालात का इजहार कमेंट में करें कि आप कौन सी बातों से हुए हैं मुतफिक और कौन सी बातों से करते हैं ऑब्जेक्शन, और आपकी क्या राय है कश्मीर के बारे में। आप क्या चाहते हैं कि कश्मीर नेक्स्ट मुस्तकबिल में कहाँ किस तरफ जाए, कश्मीर में क्या नया राय अमल लाया जाए, क्या कोशिशें काविशें करनी चाहिए कश्मीर के बारे में, और जहाँ-जहाँ से भी हैं सब अपने कमेंट में ज़रूर बताएँ। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह निगहबान।